कौन सी सर्किट तुम्हारी नहीं सॉल्व हो रही? अच्छा, आज न्यूमेरिकल ही बताना था क्योंकि चैप्टर का समापन हो चुका है, न्यूमेरिकल्स बचे हैं, आज से न्यूमेरिकल ही स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों करूं मैं? तुम्हारा पहले क्यों बताऊं? तुम हो दोस्त। तो पहले सर्किट वाला बताएं कि पहले जो एक क्वेश्चन और तुमने पूछा था वो बता दिया जाए? किसमें, जो टेम्परेचर वाला था, नाइक्रोम वायर वाला? एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट, ये वाला ना? चलो, एनसीईआरटी बुक स्टार्ट, एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल नंबर 3.3, एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 3.3 है ये जो बताने वाले हैं। आज की डेट 13 अगस्त 2020। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3.3, ठीक, ये बताना है क्वेश्चन। अच्छा, जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है इसको बंद कर दीजिए, जिसके भी घर में हो रहा हो, टीवी चल रही हो, बंद कर दीजिए उसको। या तो टीवी बंद कर दीजिए या तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट, यानी जो इलेक्ट्रिक एक टोस्टर है वो किसका यूज करता है? नाइक्रोम वायर का यूज करता है हीट करने के लिए। व्हेन अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, अगर बहुत छोटी सी करंट इससे पास करती है, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर पर, यानी रूम टेम्परेचर यानी हमें टेम्परेचर दिया है T1 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पर कितना दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1, इसको मान लेते हैं पहला रेजिस्टेंस R1। कितना दिया हुआ है भाई? 75.3 ओम, 75.3 ओम इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट, अगर रेजिस्टेंस जो टोस्टर है वो 230 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है सप्लाई के साथ, द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड बाद इससे एक स्टेडी करंट आती है। करंट की वैल्यू जितनी दी हुई है 2.68 एम्पियर, यानी 2.68 एम्पियर की करंट, एक स्टेडी करंट इससे पास होने लगती है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, नाइक्रोम एलिमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, स्टेडी टेम्परेचर क्या होगा, यानी हमें T2 फाइंड करना है। और साथ में आपको दिया है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। इतना चीज आपको दिया हुआ है, इसमें किसी को समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी बुक होगी सभी के पास तो आप देख सकते हो, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3.3 में ये वैल्यूज आपको दी हुई थी, ठीक है, समझ में आ गया? सॉल्व करें इसको। तो देखो V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, यानी जब करंट फिक्स हो जाती है, स्टेडी करंट हो जाती है, तब के लिए वोल्टेज दिया है और करंट दिया हुआ है। तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं R2 इज इक्वल टू V अपॉन I लगा करके, 230 अपॉन 2.68, इट मीन्स 2300000 डिवाइडेड बाय 268। इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? कितना? 85.8। कितना ओम रेजिस्टेंस हो गया? अब हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, सेकेंड टेम्परेचर यानी स्टेडी टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। तो स्टेडी टेम्परेचर आएगा कैसे? एक फॉर्मूला मैंने बताया था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा डेल्टा टी बताया था ये, इसी का यूज करेंगे। हाँ, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, R2 इज इक्वल टू R1
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब सही है, अब इससे सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी। तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। डेल्टा टी को लिख सकते हो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। तो यहां से T2 निकल आएगा, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा T1 प्लस, क्योंकि ये माइनस T1 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। अब तो कर लोगे सॉल्व, सारी वैल्यूज पता है, T1 की वैल्यू पता है, R2 पता है, R1 पता है, R1 अल्फा सब कुछ दिया हुआ है, सॉल्व करना है केवल और T2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। समझ में आया? कर लोगे अब? कैलकुलेट की थी इसी बेसिस पर, तब क्यों नहीं आ रहा था? करके देखना, नहीं आएगा तो फिर बताना, सॉल्यूशन भेज देना। रफ करें इसको, चलो अब कौन सा बता दें? एक तो सर्किट वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वो सर्किट बनानी पड़ेगी, बिना बनाए समझा नहीं पाएंगे, इसीलिए तो तुमको समझाया नहीं, क्योंकि बनाए बिना समझाना पॉसिबल ही नहीं है। चलो देखते हैं, बनाते हैं, कोशिश करते हैं, कहाँ खो जाता है। देखो यही है सर्किट, इसमें देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ था कि एक बैटरी है 10 वोल्ट की और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर है, कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल, क्यूबिकल के आगे क्या लिखा है, नेटवर्क ऑफ 12 रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क एंड द करंट, है ना। अच्छा, अलोंग ईच ऑफ द क्यूब, हर एक क्यूब के हर एक साइड पर करंट कितनी है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ये आपको बताना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और हर एक पर करंट आपको फाइंड करनी है। तो आप इसको सिंपल वे में इसको नहीं बना सकते, यानी सर्किट को अगर हम चाहें कि सिंपली बना लें तो इस सर्किट को हम सिंपली नहीं बना सकते, इसको सिमेट्रिक वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। सिमेट्रिक वाइज कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए
शायद एनसीईआरटी का है ना ये। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 3.6 है, एग्जाम्पल नंबर 3.6 एनसीईआरटी का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे सिमेट्रिक वाइज। कैसे सिमेट्रिक वाइज सॉल्व करेंगे? तो देखेंगे कि हम यहां से करंट निकालना, मान लो यहां से करंट निकलती है इस बैटरी के कारण से, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, यहां से करंट निकालना स्टार्ट होती है, यहां से करंट निकलती है। तो हम मान लेते हैं करंट इस पर जो है, इस वाले वायर पर करंट जाती है आई, इस पर भी करंट है आई, और इस पर भी करंट आई। समझ में आ गया? यानी यहां से करंट कितनी निकलती है? 3i। कितना करंट? यहां से 3i करंट आई इस पॉइंट पर, क्योंकि जंक्शन हम लॉ हमने पढ़ा था, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि 3i करंट यहां से आ गई और तीनों पर अलग अलग करंट सेंड हो गई। इस पर 3i, इस पर 3, इस पर आई, और इस पर भी i करंट फ्लो हो गई। ये समझ में आया? अब ये करंट जब यहां से यहां पहुंचेगी इस पॉइंट पर, ये करंट आई करंट है, क्योंकि सभी का रेजिस्टेंस सेम है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग होता तो ऐसा ना होता। यहां पर करंट ये है ना, यहां पर जंक्शन लॉ फिर से लगेगा, और इस पर करंट कितनी जाएगी और इस पर कितनी करंट जाएगी? तो इस पर करंट जाएगी I/2, आई का आधा, और यहां पर करंट जाएगी I/2। सही बात है। अगर ये समझ में ना आ रहा हो I/2 वाला, तो मैं दूसरे मेथड से समझाऊं फिर। हाँ, क्योंकि बेटा सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट अलग अलग लेने की क्या जरूरत है? सब पर करंट सेम होगा ना। सबका रेजिस्टेंस दिया हुआ 1 ओम, तो हम I1, I2, I3 लेने पर क्या फायदा मिलेगा? तीन वेरिएबल आ जाएंगे। इस तरह से सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, तो देखो दूसरा तरीका यह है कि इसको हम 3i ना करके इसको हम 6i कर लेते हैं। हमें मानना ही है ना, तो हमने मान लिया कि 6i करंट यहां से निकल रही है, यहां से 6i निकलेगी, तो 2i यहां पर, 2i यहां पर, और 2i यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। फिर जब यहां पहुंचे तो यहां से दो पार्ट्स में फिर डिवाइड होगी, तो i मान लेते हैं, यहां पर i करंट मान लेते हैं। देखो सिंपल हो गया, I/2 की जगह पर हम i सॉल्व कर रहे हैं, आसान पड़ गया। उसी तरीके से जब ये वाली करंट, ये वाली जो करंट है, ये वाला यहां पर, यहां से फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहां पर जाएगा I करंट और इस पर भी जाएगा I करंट, और ये जो करंट जा रही थी 2i, यहां से भी I करंट डिवाइड हो जाएगा और I करंट इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो ये वाली जो I करंट जा रही है यहां पर जाकर के यहां मिली, किसके साथ? इसके साथ। यानी DC जो है, DC वाला और BC वाला दोनों मिल जाएंगे। I और I मिल करके ये जो C डैश है, इस पर कितना करंट जाएगा? 2i, है ना। इसी तरीके से देखो ये वाला जो करंट है, ये करंट दिख रहा है, I करंट यहां से गया B डैश वाला यहां पर, और ये जो A डैश B डैश, इस पे जो करंट आ रही है, ये वाली करंट I और ये वाली करंट I मिलकर कितना हो जाएगा? 2i। इसी तरीके से यहां वाले देखो, ये वाला पॉइंट जो है, इस पे भी करंट I आ रहा है यहां से A डैश D डैश वाला, और ये जो D डैश जा रहा है यहां पर भी मिलेगा, ये वाली करंट और ये वाली करंट मिलकर के यहां पे क्या फ्लो कराएगा? 2i। अब देखो ये वाला 2i, ये वाली 2i और ये वाली 2i, ये तीनों मिलकर कहां मिल रहे हैं? यहां पर मिल रहे हैं। ये वाला और ये वाला तीनों आकर के यहां मिले, तो कितना करंट जाएगा इस सर्किट पर? आगे कितना करंट यहां पर फ्लो होगा? तो 6i करंट फ्लो होने लगेगा। 6i यहां से हमने निकाला था, 6i वापस आ गया, तो यानी सर्किट हमारी सही है। हमने जो माना है वो सही माना है। जितनी करंट बाहर निकल रही है, यहां से जितनी करंट निकाल रहे हो उतने पर वापस हमें उतनी ही करंट मिलनी चाहिए, तब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही होता है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट सही किया है, कुल मिलाकर के हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है। क्लियर हो गया? अब चलो लगाते क्या है इसमें, किरचॉफ्स लॉ लगा लेते हैं। थोड़ा सा किरचॉफ्स लॉ लगाएं। अभी सबका रेजिस्टेंस हम R मान लेते हैं, अभी वैल्यू नहीं पुट करेंगे। सबका रेजिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं? R मान लेते हैं सबका रेजिस्टेंस। ठीक है, सभी का रेजिस्टेंस R मान लेते हैं।
इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस आर। तो अब हम सर्किट अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी सर्किट? देखो ध्यान से रखना, क्लोज लूप। कौन सा क्लोज लूप लगा रहे हैं? ए बी सी सी डैश और वापस से ये आ जाएंगे ऐसे, ये वाली सर्किट अप्लाई कर रहे हैं। दिख रहा है साफ साफ? ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से बी पर गए, बी से सी वाला, सी से सी डैश और फिर इससे वापस आते हुए यहां पर मिल जाएंगे। ये लूप हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन लूप। कौन सा लूप लगा रहे हैं? ए। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हम इसी लूप पर लगाएं, हम कोई भी लूप ले सकते हैं। हम ये वाला लूप ले सकते थे, ए डैश डी डैश सी डैश और फिर वापस आ जाते हैं ऐसे। इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तब भी उतना ही आएगा। समझ में आया? कौन से वैल्यू पे अप्लाई करें? ए बी सी वाले पर कि ए डैश डी डैश पर? जिस पे कहो उस पे अप्लाई कर देते हैं। हाँ, किस पर? चलो ए डैश वाले पे अप्लाई करते हैं। तो ए डैश डी डैश सी डैश और वापस किस पर आ जाएंगे? ए पर आ जाएंगे। इस पर अप्लाई कीजिए, यहां से करंट जाना स्टार्ट होती है। इस पर रेजिस्टेंस कितना माने हम? आई, आर रेजिस्टेंस है, तो 2i इंटू आर, फिर प्लस यहां पर जाते हैं, इस पर कितना है? आर करंट है, तो i इंटू आर। इस पर जाते हैं तो यहां पर भी रेजिस्टेंस आर है, तो 2i इंटू आर और इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहां इसके बाद देखो यहां पर आएंगे और इस पर वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट, तो इक्वल्स टू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ना लिख करके अभी ई लिख देते हैं, बाद में 10 वोल्ट पुट कर देंगे। ये समझ में आया? अब इसकी वैल्यू देखो, 2r कितना हो जाएगा? 2ir, ir 2ir, यानी इट मींस 5ir होगा। 5ir इज इक्वल्स टू कितना? 10। 5ir इक्वल्स टू 10, तो यहां पर कितनी मिल जाएगी? r की वैल्यू 1 है ना? तो 5i इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/2, सॉरी 10/5। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। i की वैल्यू कितनी? 2 आ गई, है ना? अब आप करंट निकाल सकते हैं। टोटल करंट यहां से कितना निकल रहा है? यहां से कितना करंट निकल रहा है? करंट सब पर निकालना है अलग अलग। हाँ, नेटवर्क एंड द करंट इन ईच ट्यूब, हर एक पर कितना लग रहा है ना। ऑल्सो क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो के बाद क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ सकते हो थोड़ा सा वापस। एंड द करंट ऑल्सो, अच्छा, ईच एज ऑफ द क्यूब, हर एक एज पर कितनी करंट है? आप तो सॉल्व कर सकते हैं। आई की वैल्यू 2 आ गई है ना? इस पर कितनी करंट होगी? 4 एम्पियर। इस पर 4 एम्पियर, यहां पर 4 एम्पियर, यहां पर 2 एम्पियर, यहां पर 4 एम्पियर, यहां पर, यानी हर एक एज पर कितना करंट होगा हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? कर लोगे अब? चलो बढ़िया। और कोई क्वेश्चन है? रफ करें इसको। और कोई क्वेश्चन था क्या? अब एक क्वेश्चन भेजा था, शायद मेरे ख्याल से उत्कर्ष ने भेजा था एक क्वेश्चन। काफी दिन से उसने भेज रखा हुआ है, मैं बताया नहीं। मैं दोस्त इंसान हूं ना, दोस्त होना मैं। झूठ ना बोलना, मतलब वही हाल है कि बोलेंगे भी नहीं और बोल भी देंगे ना। पता नहीं बोल करके तुमने बहुत कुछ बोल दिया। चलो एक क्वेश्चन है। हाँ, किसने बता दिया ऐसा?
अरे अब देखो, अभी निश्चित नहीं है, मतलब कंफर्मेशन की मोहर अभी नहीं मिली। हम भी चाहते हैं खुल जाए स्कूल जल्दी से, तो भी आ गए हैं ऑनलाइन क्लास लेते लेते। स्कूल मन ऊब गया अब ऑनलाइन क्लास लेते लेते, सही बताएं तो। सही बात है, लेकिन करें क्या बेटा, मजबूरी है कि इसी से हमें झेलना पड़ेगा अभी कुछ दिन, जब तक स्कूल नहीं ओपन हो जाता। चलो देखते हैं, शायद ओपन हो जाए। वैसे फिलहाल उत्कर्ष का एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज, यानी हमारे पास दो स्फीयर हैं, दोनों के साइज जो है वो सेम है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड, जो तीसरा स्फीयर है वो सेम साइज का नहीं है बट अनचार्ज्ड, सेम साइज का है बट अनचार्ज्ड है। इज बॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, वो पहले वाले के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है। देन बॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड, और फिर दूसरे वाले के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है। फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और इसके बाद दोनों के बीच से हटा दिया जाता है। व्हाट इज द न्यू रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में जो नया रिपल्सन होगा वो कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया है? ये स्फेयर हैं, मान लीजिए ये दो स्फेयर हैं, ठीक है। इस पर चार्ज कितना है, क्यू, इस पर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज, दोनों पर क्यू और क्यू चार्ज है। एक तीसरा स्फेयर जो इसी शेप साइज का है लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसी शेप साइज का है बट उस पर कोई चार्ज नहीं है। पहले इसके साथ टच कराया जाता है, फिर इसके साथ टच कराया जाता है, फिर हटा लिया जाता है। मान लीजिए ये इसी शेप साइज का तीसरा स्फेयर है, मेरे पास तीसरा डस्टर नहीं है इसलिए मैं मार्कर का यूज कर रहा हूं। तो मान लीजिए तीसरा डस्टर, मान लीजिए तीसरा डस्टर है, शेप साइज सेम है, और इसको पहले इसके साथ कांटेक्ट कराया गया, फिर इसके साथ कांटेक्ट कराया गया, फिर हटा लिया गया। तो अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया? तो हम इसको सॉल्व करें अब। नहीं बोलोगे तो मैं सॉल्व करने लगूंगा। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्फेयर हैं ए और बी, ये वाला स्फेयर, ये वाला स्फेयर, ये स्फेयर ए है, ये बी है, इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज क्यू है। अभी इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इतना ही फोर्स लगेगा इस समय। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, तब इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आर है, तो फोर्स कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा। अब मान लीजिए एक तीसरा स्फीयर है जो शेप साइज सेम है और इसके साथ कांटेक्ट में लाया जाता है, इसके साथ कांटेक्ट में लाया जाएगा। जो तीसरा वाला होगा मान लेते हैं वो सी है, वो कितना है, उसका नाम क्या है, सी स्फीयर। तो जब सी स्फीयर इस ए के साथ कांटेक्ट में लाया जाएगा तो हम ये जानते हैं वो अनचार्ज्ड है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि जब दो स्फीयर को आपस में जोड़ा जाता है तो पहले स्फीयर के चार्जेस दूसरे स्फीयर में शिफ्ट होने लगते हैं। कब तक, जब तक दोनों के चार्जेस बैलेंस ना हो जाएं, जब तक दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाएं। तो पहले वाले पर चार्ज Q है, दूसरे वाले पर कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q, और Q चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा अगर शेप साइज सेम है। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर एक वाटर टैंक है पूरा भरा हुआ है, दूसरा वाटर टैंक हाफ बिल्कुल खाली है, अगर दोनों को एक पाइप के थ्रू जोड़ दिया जाएगा तो दोनों पर कितना पानी आ जाएगा, दोनों पर बराबर बराबर पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन शेप साइज बराबर होनी चाहिए तब ऐसा होगा, लेकिन अगर शेप साइज बराबर नहीं होगा तो दोनों का जो पानी है वो बराबर नहीं होगा, एक में ज्यादा हो सकता है, एक में कम हो सकता है। तो इसी वजह से एक पर चार्ज, यानी अब इस पर ए वाले पर कितना चार्ज बचेगा, अब ए वाले पर चार्ज बचेगा Q/2, आधा हो गया चार्ज, Q/2 चार्ज बचा, और दूसरे वाले पर डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस उतनी ही है। अभी भी इस पर चार्ज कितना है, Q है, अभी भी इस पर चार्ज Q है बी वाले पर, और जो सी वाला है उस पर चार्ज कितना है,
सी वाले पर कितना चार्ज है, तो सी वाले पर Q/2 चार्ज है, क्योंकि इससे टच कराया जा चुका है। अब ये बी वाले के साथ टच कराया जाएगा, तो बी वाले के साथ जब टच कराया जाएगा तो ए वाले पर चार्ज कितना होगा, ए वाले पर तो चार्ज होगा Q/2, और बी वाले पर चार्ज कितना बचेगा। अब बी वाले पर आपको चार्ज फाइंड करना है, तो कैसे चार्ज फाइंड करेंगे बी वाले स्फीयर पे, तो भाई क्या हो रहा है कि सी वाला और बी वाला दोनों जुड़ जाएगा और जुड़ करके आधा हो जाएगा। हाँ, दोनों चार्ज जुड़ने पर हो जाएगा Q + Q/2, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 3Q/2। टोटल चार्ज हो जाएगा 3Q/2। लेकिन इतना टोटल चार्ज हो गया, अब फिर से दोनों चार्ज जुड़ करके फिर से आधा आधा डिवाइड होगा, दोनों में डिवाइड भी तो होगा, ये तो दोनों जुड़ने के बाद है ना, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, आधा आधा बांट देंगे, तो Q बाई कितना हो जाएगा, ये Q/2 से कितना हो जाएगा, Q/3Q/4 हो जाएगा। तो कितना चार्ज इस पर बचेगा, 3Q/4 चार्ज बचेगा, 3Q/4 चार्ज बचेगा। समझ में आया? ठीक है, अब फोर्स निकाल सकते हैं आप, तो फोर्स कैसे निकलेगा, F = K Q/2 मल्टीप्लाई बाई 3Q/4 और डिवाइड में R², तो F = K, ये हो जाएगा 3/8 Q² अपॉन R², तो F = 3/8 K Q² अपॉन R²। अगर हम इसको F0 मान लें तो F = हो जाएगा 3/8 F0, यानी कितना फोर्स हो जाएगा, 3/8 ऑफ F0 हो जाएगा, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, बाई फ्रैक्शन 3/8। समझ में आया? आसान था वैसे, कोई टफ नहीं था, बस कॉन्सेप्ट ये दिमाग में लगाना था कि जब दूसरे स्फीयर से टच करेंगे तो दोनों टच करने के बाद दोनों जुड़ेगा, दोनों चार्ज ऐड होगा, उसके बाद फिर दोनों चार्ज आधा आधा बट जाएगा। समझ में आ गया होगा? ज्यादा टाइम अब बचा नहीं मेरे ख्याल से, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप लोगों के जहां तक है मेरे पास जितने आए थे वो खत्म हो चुके हैं। चलो लगाना, नहीं आएगा तो फिर कल पूछ लेना, सेंड कर देना, कल बताएंगे फिर अगर जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको। एक सुरभि मौर्य ने एक क्वेश्चन सेंड किया था, 2 क्वेश्चंस उसने सेंड किए थे। जो पहला क्वेश्चन बेटा आज मैंने बताया था रेजिस्टेंस वाला, RT = R0 1 + अल्फा T वाला, वो सेम क्वेश्चन आपका पहला वाला क्वेश्चन था, जो अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, आपने ये सेंड किया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और जो मैंने पहला क्वेश्चन आज का बताया हुआ है वो सेम है। बाकी दूसरा क्वेश्चन जो था बैटरी वाला वो मैं बताऊंगा। R0 को बेटा उसको फॉर्मूले में चेंज कर दो, RT = R1 कर दो, R0 मत करो उसको, RT = R0 की जगह पर R2 = R1 कर दो, पहला वाला रेजिस्टेंस, तब वो सही हो पाएगा। ठीक है, R0 क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर तो दिया नहीं है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, रूम टेम्परेचर पर दिया है, तो उसको R0 को हम रूम टेम्परेचर मान लेंगे, T पर मान लेंगे, फर्स्ट टेम्परेचर। हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया है? आज की क्लास ओवर करें, 3-4 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, बाकी आप क्वेश्चंस लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में क्या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, जो सेंड करोगे 2-3 क्वेश्चन, जैसे जो भी सेंड करोगे वो क्वेश्चंस मैं लाइव क्लास में सॉल्व करूंगा। लाइव क्लास में कोई क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है एट अ टाइम, पहले से क्वेश्चन सेंड कर दिया करो, फिर मैं उसको सॉल्व कर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्लास ओवर करते हैं।